समर्थन क्लास में डॉक्टर ललित मेरा नाम। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दो सब्सक्राइब और आगे दोस्तों को भी शेयर करो जिससे कि आपको सारी चीजें लगातार मिले। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत सिंपल प्रश्न है, आसानी से इसका जवाब आप दे सकते हैं। मुझे इतनी उम्मीद है कि आप इसका जवाब आसानी से देंगे। सवाल आपके सामने रख दिया है, क्वेश्चन है हल्का सा आपके सामने। 1 मिनट रुकिएगा जिससे कि मैं कुछ आपके सामने और चीजों को ला पाऊँ। ओके, वेरी नाइस। सवाल आपके समक्ष आ चुका है, चाहूंगा जवाब भी आपके समक्ष तेजी से आए और आप सवालों को अच्छे से समझ पाएं। ओके, तो यहां पर सब लोगों ने आंसर देने का शुरुआत कर दिया, बहुत बढ़िया से जवाब आप लोगों के यहां पर आ रहे हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ए 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी ऑप्शन यहां पर दिया है। तो घनाभ को सब जानते हैं ना, ऐसी आकृति होती है जो माचिस के जैसी होती है, उसको घनाभ बोलते हैं। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। यहां पर आपने कहा ऐसे। ओके, लेट्स सी, ये रहा आपका घनाभ। और घनाभ की आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है घनाभ का, संपूर्ण पृष्ठ उसको बोलते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये तो होता है ना। तो पुट कर दें तो देखो एल बी कितना है, 4 या 12 प्लस बी एच आपने कहा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 8 से 14 और 12, हाउ मच, 12 8 20 26। ठीक है, तो आप ऐसे निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमिस्टिक हो सकता है। तो यहां पर सी ऑप्शन भी दिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपने कहा बी ओ ओ ओ, तो ये तो गड़बड़ हो रही है। तो समझ लें ये घन करिएगा इसको, इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा इसमें, तो ये घन है भाई, इसको घन कर लेना। क्यूब है ये, क्यूबॉइड नहीं होगा, क्यूबॉइड से तो सवाल का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो घन का क्या होता है? ए क्यूब। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? राइट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा और घनाभ का तो यही होता है। तो यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ है दोस्तों, देखिएगा, क्योंकि 4 या 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 12 8 20 और 26, 26 दूनी 52 होना चाहिए। यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 12 लिख गया है। ओके, सी ऑप्शन काव्या ने कहा है 24 सेंटीमीटर। ये पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता, अगर वो आयतन में है, आयतन देता ना आपको, तो आयतन सही होता। अगर आप आयतन हम बोलते तो आयतन आप निकाल लेते, क्योंकि मैंने पृष्ठ पे गलती से लिखा यहां पर। अगर आयतन पूछता है तो आयतन विल बी 24, क्योंकि एल बी एच होता है और आप इसकी मल्टीप्लाई कर देते 4 या 12 दूनी 24, तो देन 24 होता। तो इसका अगर मैं आयतन वॉल्यूम पूछता हूं तो 24 सेंटीमीटर क्यूब, और अगर पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता हूं तो 52। इज इट ओके? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शीनू साधारण जोड़ घटाव जैसे 2 + 3 या 4 - 2 की समस्याओं को हल कर सकती है, जो उसे भूमिका निर्वहन में कहानी के माध्यम से दिए जाते हैं। सवाल पर फोकस करिएगा। साफ नहीं दिख रहा है काव्या, एक काम करिएगा, आपकी स्क्रीन पर 3 डॉट दिखेंगे जब आप अपनी वीडियो को टच करेंगी, उस पर जाइएगा, अपनी क्वालिटी को 144 से एटलीस्ट 360 कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके, तो भूमिका निर्माण में कहानी के माध्यम से दिए जाते हैं, याद रखना इसमें पॉइंट है, कहानी के माध्यम से दिए जाते हैं। वह कौन से स्तर पर है? मिलान अवस्था पर, उद्गामी अवस्था पर, मात्रा निर्धारण करने की अवस्था पर, या फिर विभाजनात्मक अवस्था पर। तो यहां पर सवाल थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूज करे, हो सकता है थोड़ा सा आपको सताए, रुलाए और सताए, लेकिन आपको सताना नहीं है, आपको रोना नहीं है, आपको चीजों को समझना है। और कैसे समझना है? देखो, अगर वो साधारण जोड़ घटा को कर सकती है, जैसे 2 + 3 4 - 2, तो उसे भूमिका निर्वहन, भूमिका निर्वहन का मतलब क्या होता है? यानी आप उसको रोल प्ले करा रहे हैं के माध्यम से दिए जाते हैं, तो वह कौन सी अवस्था में मानी जाती है? तो देखो समझ लेना, इसको बोलते हैं मिलान अवस्था, जिसमें आप मैचिंग कंसेप्ट करते हैं। उद्गामिक अवस्था को एसेंशन यानी ऑरिजिनेटिंग स्टेज बोलते हैं, ऑरिजिनेटिंग स्टेज, जहां पर चीज ओरिजिन होती है।
इसके बाद मात्रा निर्धारण करने की अवस्था की हम बात करते हैं, तो मात्रा निर्धारण करने की अवस्था को बोलते हैं केस ऑफ क्वांटिफिकेशन या क्वांटिटेटिव अप्रोच, और विभाजनात्मक अवस्था होती है स्प्लिट स्टेट। तो यहां पर आप लोगों के मुझे आंसर नहीं दिख रहे, क्या बात है भाई? आप लोगों के आंसर मुझे क्यों नहीं दिख पा रहे हैं? क्या बात है? जल्दी से अपने आंसर्स को बढ़ाओ और मुझे इसका आंसर जवाब दो, क्या होगा आपका जवाब? तो देखते हैं साहब क्या होगा जवाब आपका, मतलब ओके। तो यहां पर आपने देखा मिलान अवस्था, उत्गामी अवस्था, मात्रा निर्धारण की अवस्था, मात्रा निर्धारण में विभाजनात्मक अवस्था। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो आपको बताते कहानी के माध्यम से दिया, जैसे अब कैसे मैं बताता हूं आपको। सपोज मैंने टिल्लू से कहा, क्या कहा टिल्लू से? टिल्लू तुम्हारे पास 2 किताब हैं। तो किताब से तो बच्चा वैसे ही डरता है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं जवाब। 1 मिनट रुकिएगा साहब, 1 सेकंड रुकिएगा, 1 मिनट, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके, बात समझ में आ गई? तो नहीं किसी को? तो यहां पर कहानी कहां चली? तो टिल्लू को बोला कि तुम्हारे पास 2 चॉकलेट हैं, तुम्हारे पास 2 चॉकलेट हैं। ओके, बोला ठीक है जी, 2 चॉकलेट तुम्हारे पास हैं, तुम्हें मैंने 3 चॉकलेट और दे दी। तो बच्चा क्या बोलेगा? अरे मेरे पास 1 2 1 2 3 5 चॉकलेट्स हो गई। यानी ऐसी अवस्था में बच्चा क्या करता है? बच्चा क्या करता है? बच्चा क्या करता है? सोचने की कोशिश करता है, और वो मात्रा निर्धारण करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे हम कहानी के माध्यम से बता रहे हैं, सीधा जोड़ना घटाना नहीं बता रहे हैं। तो कहानी के माध्यम से आप उसको समझा रहे हैं, और कहानी के माध्यम से समझाने को ही में बालक मात्रा निर्धारण करने की अवस्था में पहुंच जाता है। बहुत ही बढ़िया जवाब आप लोगों का। एक और सवाल, आप कक्षा 4 को क्षेत्रफल और परिधि का शिक्षण करने में कौन सा उपकरण प्रयोग करेंगे? अरे वाह, अच्छा सवाल है। क्या करेंगे आप कक्षा 4 के विद्यार्थियों को क्षेत्रफल और परिधि का शिक्षण करने में कौन सा उपकरण यूज करेंगे, ये आपको बताना, और मैं चाहूंगा जवाब आपका मिले तेजी के साथ, बिना किसी देर के, बिना किसी रुकावट के। आपका मुझे आंसर चाहिए। आप कक्षा 4 के विद्यार्थियों को क्षेत्रफल और परिधि को, आप क्षेत्रफल पढ़ा रहे हैं, परिधि समझा रहे हैं, इसका शिक्षण कराने के लिए क्या चाहिए? आपने कहा अबेकस, किसी ने कहा जियो बोर्ड, किसी ने कहा भिन्न का डिस्क, किसी ने कहा आधार 10 ब्लॉक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार सीटेट में एक सवाल इनमें से निकला था, जहां पर आपको टूल्स दिए गए थे और आपको उनमें से बताना था कौन सा टूल उपयोगी है कि नहीं। कुछ याद आ रहा है? शायद आपको याद आ रहा होगा, मेरे हिसाब से याद आ रहा होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूं। तो पहले हम अबेकस की तरफ चलते हैं। अबेकस ये रहा, जिसमें बालक स्थानीय मान के कंसेप्ट, जिसमें बालक स्थानीय मान के कंसेप्ट को समझता है, जिसमें बालक स्थानीय मान के कंसेप्ट के साथ साथ जोड़ना और घटाना सीखता है। तो ये तो हो गया अबेकस। इसका कोई भी ज्यामितीय आकृतियों से लेन देन नहीं है। इसके साथ हम देखते हैं, ये है 10 जियो बोर्ड, इसको जियो बोर्ड बोलते हैं ना। अब जियो बोर्ड क्या होता है? जियो बोर्ड एक लकड़ी का फ्रेम होता है, जिसके अंदर, उस लकड़ी के फ्रेम के अंदर कुछ ऑल पिन्स लगी होती हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, और बालक रबड़ बैंड की सहायता से उसमें आकृतियों की पहचान करता है कि ये तो आयत है, ये त्रिभुज है। तो बालक इसकी परिधि कितनी हो गई, इन सब चीजों की जानकारी सबसे अच्छे तरीके से किससे प्राप्त कर सकता है? जियो बोर्ड से, क्योंकि क्षेत्रफल और परिधि का शिक्षण करने के लिए सबसे उपयोगी साधन यहां पर जियो बोर्ड होगा। ये भिन्न का डिस्क और 10 ब्लॉक क्या, ये भी बता देता हूं आपको। देखिए, ये भिन्न का डिस्क आपके सामने दिख रहा है, ये एक डिस्क होती है गोल, जिसके टुकड़े होते हैं, और बालक इसमें से टुकड़े कर सकता है ऐसे, और बालक यहाँ पर भिन्नात्मक भागों की पहचान करने की कोशिश करता है, जैसे कि इस डिस्क में दिखाया गया है। तो ये भिन्न की संकल्पना को समझने का सबसे अच्छा साधन है। इसके साथ साथ हम बात करें, आपको ये आपके सामने दिख रहा है, इसको बोलते हैं 10 ब्लॉक, इसको डाइनिस ब्लॉक भी बोलते हैं, डाइनिस ब्लॉक भी इसको बोला जाता है। ये डाइनिस ब्लॉक क्या है? इस डाइनिस ब्लॉक की हेल्प से आप बालक को 1 इकाई, 10 दहाई, सैकड़ा, हजार गिनती गिनने की संकल्पना प्लस स्थानीय मान की संकल्पना का भी परिचय कराते हैं। तो डाइनिस ब्लॉक इस कारण यूज होता है। इज इट क्लियर नाउ?
बात समझ में आ गई सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? होप सबको सारी आकृतियां समझ में आई होंगी, कौन कौन सी आकृतियां, कौन कौन से टीएलएम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में चीजों को समझने के लिए। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, 10 ग्राम किसे विकसित करने में सहायक नहीं है? 10 ग्राम इनमें से किसको विकसित नहीं कर सकता? ए, दृश्यात्मक स्थानिक कौशल में, स्थानीय मान की अवधारणा में, ज्यामिति शब्दावली की समझ में, या विभिन्न आकृतियों के बीच संबंधों को समझने में। 10 ग्राम इज नॉट यूजफुल टू डेवलप ऑफ विजुअल स्पैटल स्किल्स इन कंसेप्ट ऑफ लोकल वैल्यूज, अंडरस्टैंडिंग द ज्योमेट्रिकल टर्मिनोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट शेप्स। तो विच वन आपका इनमें से राइट आंसर है? विच वन इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? 10 ग्राम शायद सबने देखा होगा, नहीं देखा हो तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा 10 ग्राम, लेकिन पहले आप मुझे बताने की कोशिश तो करें कि आखिरकार इनमें से जवाब कौन सा होगा। गुड आफ्टरनून लक्ष्मी जी। तो राइट ऑप्शन क्या है? 10 ग्राम को पहले मैं दिखा देता हूं, ये होता है 10 ग्राम, समझने की कोशिश करना। ओके, दिस शेप नोन एज 10 ग्राम। अब ये 10 ग्राम आपके सामने दिख रहा है, तो इस 10 ग्राम में क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर आकृतियां आपको दिख रही हैं, ये आकृतियां होती हैं यहाँ पर, इनको बोलते हैं शेप्स। 1 2 3 4 5 6 7। सामान्यतः इसमें 7 ही आकृतियों का प्रयोग किया जाता था पहले, लेकिन अभी एनसीईआरटी में इसमें 5 आकृतियां और 7 आकृतियां दोनों ले सकते हैं। इसलिए ये एक चीनी पहेली है, इसके बारे में बता दूं, ये एक चीनी पहेली है। इसमें 5 या 7 आकृतियां पाई जाती हैं और ज्यामिति की समझ को डेवलप करने के लिए बच्चों में ये विकसित की जाती है। इज इट क्लियर? तो ज्यामिति की समझ इससे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए ज्यामिति की समझ में। अब तो इसमें देखो आप कौन कौन से ऑप्शन सही नहीं थे, आप देखते हैं इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही नहीं थे या सही थे। देखो क्या ये दरअसल बिल्कुल स्पाइटल थिंकिंग, क्योंकि आकृतियां हैं और मैंने बताया ना कि जब भी बालक आकृतियों को यूज करेगा तो अपनी स्पाइटल थिंकिंग को मजबूत करता है। हाँ बिल्कुल लीलावती बताइए, तो ये तो सही है, ज्यामिति शब्द बिल्कुल समझता है। त्रिभुज, देखो त्रिभुज है इसमें, आयत है इसमें, समांतर चतुर्भुज इसमें है, सबको सीखता है। 7 विभिन्न ज्यामिति आकृतियों के संबंध, जब तो बनाएगा कि त्रिभुज को कैसे लगाया जाए, आयत को कहाँ लगाया जाए जिससे कोई आभासी आकृति आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन स्थानीय मान की समझ में हम 10 ग्राम का प्रयोग नहीं करते। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? नो सर समझ नहीं आया। लीलावती क्या समझ नहीं आ रहा आपको? आपको क्या समझ नहीं आया? दोबारा से समझ लो। 10 ग्राम के बारे में हम बात कर रहे थे कि 10 ग्राम क्या है, 10 ग्राम किसको डेवलप करता है। 10 ग्राम बेसिकली क्या है? 10 ग्राम एक टीएलएम है, टीएलएम। आपने बचपन में देखा होगा, इस तरह की आकृतियां आपने बनाई होंगी, नाव बनाना, मोड़ तोड़कर पक्षी बनाना, ये सब सीखा होगा, है ना। तो ये टीएलएम है, तो इस यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इस तरह का मटेरियल आपको दिया गया है जो आपको किस तरह से सहायता करता है। तो मैंने कहा टीएलएम किस में सहायता करता है? इसमें ये चीनी पहेली है। चीनी का मतलब क्या है? इस पहेली का जन्म चीन में हुआ था, इसलिए इसको चीनी पहेली के नाम से जाना जाता है। इसका नाम 10 ग्राम है। इसमें 5 या 7 आकृति ऐसी हो सकती हैं, 5 त्रिभुज चतुर्भुज आयत लेकर आप आकृतियां बना सकते हैं। ओके, और ज्यामिति यानी क्या? इंट्रोडक्शन ज्यामिति की समझ को डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा टूल है। इसलिए हमने आपसे कहा कि यह आपको स्पाइटल थिंकिंग, यानी जब भी आकृति के बारे में बच्चा सीखने की कोशिश करता है तो उसकी स्थानिक समझ बढ़ती है। ओके, स्थानीय मान की अवधारणा इससे क्लियर नहीं होती, जबकि ज्यामिति शब्दावली का विकास इससे होता है। विभिन्न आकृतियों के बीच संबंध समझने में ये हमारी मदद करता है। नाउ क्लियर? अभी क्लियर है लीलावती आपको? एनी इशू? अब तो समझ में आ गया लीलावती जी। आगे बढ़ें, नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। नया सवाल क्या है आपका? एक और सवाल, क्या लिखा लीला? सर ही बतावा नहीं तो मेरा तो हाथ मत देबा, बतेबा कि नहीं? बतावे कि नहीं का पूछना चाहिए? आप क्या पूछना चाहती हैं? हम बतावे के खातिर बैठी इधर, हम बतावे खातिर बैठे हैं। लीलावती क्वेश्चन नंबर बोलो, कौन सा समझ नहीं आ रहा है? आप पूछो तो सही, तभी तो बताया जाएगा। चलिए, प्रारंभिक स्तर पर 10 ग्राम, डॉट, गेम, पैटर्न आदि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। किस चीज में करते हैं? स्थानिक समझ की योग्यता बढ़ाने में, संख्याओं की तुलना में समझ को विकसित करने में, गणना के कौशल को सशक्त करने में।
या फिर आधारभूत संक्रियाओं को समझने में। लीलावती अभी तो बताया दोबारा से, अभी भी समझ में नहीं आया? अभी तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, दोबारा से ये आपको फिर से देखो एक बार, अभी मैंने बताया कंप्लीट। ओके, तो यहां पर टेनग्राम, डॉट गेम, पैटर्न आदि जो चीजें हैं वो विद्यार्थियों को किस चीज में समझ करने हेल्प करते हैं। अभी मैंने एक हिंट दिया था इससे पहले, तो अभी मैंने हिंट दिया था आपको, उस हिंट के बारे में आपने समझा भी होगा, और उस हिंट को आप ठीक है। तो क्या जवाब दे सकते हैं आप? क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, चाहूंगा जवाब मिले आपका तेजी के साथ, बिना रुके बिना झुके। बहुत बढ़िया, अरे वाह पिंकी, आपको तो समझ में आ गया। अभी मैंने बताया था ना कि टेनग्राम स्थानिक समझ की योग्यता को बढ़ाता है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में था। तो टीएलएम से रिलेटेड कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिले आज, जो आपकी बहुत ज्यादा एग्जाम में हेल्प करेंगे। डॉट गेम पैटर्न, यानी जितने भी ये डॉट गेम है, बचपन में खेलते थे ना, ले भाई ये हमारे डॉट बने हुए हैं, इन पर आप भी बताओ, तो आप मिलाते थे ये वाला, मैंने यहाँ से मिलाया, तूने यहाँ से मिलाया, फिर यहाँ मिलाया, फिर यहाँ मिलाया, एक बच्चा बोला मेरा बन गया, ऐसा होता था ना। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी देरी के। ओके, समझ में आ गई बात, बढ़ते हैं आगे। तो यानी जितने भी ये डॉट गेम हैं, टेनग्राम हैं, पैटर्न है, ये सब आपकी स्थानिक समझ यानी स्पाइटल थिंकिंग की योग्यता को बढ़ाने में यूजफुल होते हैं और आपको समझ में आते हैं। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं भैया किसी को? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संख्याओं की तुलना। देखो टेनग्राम से संख्या की तुलना कैसे करोगे, टेनग्राम तो मैंने डिटेल में समझा दिया आपको, है ना। चलिए, हाँ ये बात तो है, परिधान में आपकी बात से सहमत हूं कि बालक को अरे लीलावती भाई, आपका दिमाग कहाँ है? आपको मैं कितनी बार समझाऊं, आप लिख क्या रही हैं मुझे यही नहीं पता आप क्या कहना चाहती हैं। पहले अपनी लैंग्वेज को सही करें, आपकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही है, क्या कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहते हैं, कुछ ये तो पता लगे कि आप कहना क्या चाहते हैं। आपको यही नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अपनी सही भाषा लिखिए, हैं पहले सही से लिखिए क्या लिखना चाहती हैं। आपकी भाषा इतनी खराब है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं लिख क्या रहे हैं। ठीक है, समझिए, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम एनसीएफ 2005, ये मैंने आपको बता दिया ना सवाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक स्तर पर पाठ्यक्रम, कोई बात नहीं है, आप अपनी भाषा का सही उपयोग करें, और आपको सवाल मैंने 2 बार बताया है। प्रारंभिक स्तर पर पाठ्यक्रम एनसीएफ 2005 निम्न में से किसके पक्ष में नहीं है? ए, गणित की संख्याओं रहित क्षेत्रों को उचित स्थान देना, जैसे स्थान, दृश्य, प्रतिमान और समांकों की व्याख्या। संख्या प्रतिरथों सहित संख्याओं की समझ का विकास। बच्चों को बहुत बड़ी संख्याएं सिखाना ताकि बच्चों की ज्ञानात्मक क्षमता विकास किया जा सके। भिन्नों दशमलव के अवधारणा आधार को सशक्त करना। अब यहां पर आपको बताना एनसीएफ किसके पक्ष में नहीं है, याद रखना, आपको बताना है कि किसके पक्ष में एनसीएफ नहीं है। तो इस नहीं का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि नहीं पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। गणित के संख्याओं रहित क्षेत्रों को उचित स्थान देना, जैसे स्थान को, दृश्य, प्रतिमानों को या समांकों की व्याख्या करने को। ना 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 ना, तो यहां पर डी पिंकी ने कहा है, जो कि थोड़ा सा गलत जवाब हो गया। डी इसका सही जवाब नहीं होगा पिंकी, गलत जवाब कर दिया आपने पिंकी, डी इसका सही जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पाठ्यक्रम पे आप बालक को बहुत बड़ी संख्याएं सिखाना ताकि ज्ञानात्मक क्षमता का विकास किया जा सके। आप बच्चों को संख्याएं सिखा सकते, ये किसने कहा उनको बहुत बड़ी संख्याएं सिखाओ, है ना। बहुत बड़ी संख्याएं क्या होता है? हाँ जी बताइए। हाँ जी, क्या समझ में आया? बात समझ में आ रही है? तो आप बच्चों को संख्याएं सिखा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्याएं नहीं सिखा सकते।
इसलिए भिन्न और दशमलव की अवधारणा को सोच सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक स्तर पर आप बालक को भिन्न और दशमलव संख्या नहीं सिखाते हैं, उनका बेस मजबूत करते कि नहीं करते हैं, इसलिए ये तो सही लिखा है। संख्याओं को उनके समांगों के साथ पढ़ना, ये भी सही लिखा। लेकिन आप बच्चों को बहुत बड़ी संख्या सिखाना, दैट इज द नेगेटिव वर्ड, है ना। हाँ, आगे बढ़े, चलो देखते हैं आगे क्या सवाल है आप लोगों का, और देखते हैं नया सवाल क्या है स्क्रीन पर। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा आपके सामने रख रहा हूं। क्वेश्चन है 7654 माइनस 3456 माइनस 2345 का मान क्या है। तो देखते हैं, बहुत सिंपल सवाल है, जोड़ने घटाने का सवाल है। मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल को सही से समझेंगे, सही से करेंगे। ओके, लेट्स सी आपका सवाल का जवाब मुझे क्या मिलता है साहब। तेजी के साथ दीजिएगा इस सवाल का जवाब, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके सवालों के उत्तर का। बहुत सिंपल सवाल था, तेजी से करके बताओ। हाँ जी, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। देखो, आप सभी जानते हैं दो नेगेटिव नंबर है तो पहले इनको ऐड करना पड़ेगा। आपने इनको ऐड कर दिया, 6 और 5 11। वैसे आपको मैं ऐड भी कर सकते, लेकिन आपको मैं सिंपलिसिटी में बता रहा हूँ। 6 और 5 11, 5 और 4 9 और 1 10, 4 और 3 7 और 1 8, 3 और 2 5, ये हो गया इतना। इसमें से किसको घटाना था? 7 6 5 और 4 घटाएं, कितना मिला? 4 में से 1 गया 3, 5 का 5 और 14 में से 8 गए 6 और 6 में से 5 गया 1, 16 में से 8 गए 8, तो 1853, 1853 आपका सही जवाब होगा। आपने बहुत जल्दी से सवाल, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन है, बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से आप लोग उत्तर देते हैं, दैट्स वेरी नाइस। डी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग आंसर। 13,000, ये कैसे हो जाएगा 13,000? 7,654 लिखा है यहां पर, और इसमें से आप घटा भी रहे हो, तो 13,455 कैसे हो जाएगा? थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए। गलत जवाब ना, सही जवाब देने की कोशिश करें। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। प्राथमिक कक्षाओं में के लिए गणित की पाठ्य पुस्तकों में किस सुझाव से बचना चाहिए? यानी प्राथमिक लेवल की अगर मैं बात करता हूं, तो प्राइमरी लेवल पर गणित की पाठ्य पुस्तकों में से किस सुझाव से बचना चाहिए? एक, पाठ्य पुस्तकों में उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे सामान्यतः बच्चे बोलते हैं समझते हैं। दो, बहुत अधिक चित्रों से बचना चाहिए और अभ्यास प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त स्थान देना चाहिए। तीन, भाषा और चित्र लिंग और समानता को ध्यान में रखते हुए दी जानी चाहिए। या चार, गणितीय अवधारणाओं का प्रयोग दूसरे विषयों की अवधारणाओं के साथ क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए ताकि गणित को गहराई से जाकर समझा जा सके। तो 4 ऑप्शन है पैडागॉजी के, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन कंटेंट है और लाइक बड़े कम है। तो लाइक वाइक करो जिससे कि समझ में आ जाए सवाल और जल्दी से आप सवाल को करें। तो ऋतुराज कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ऋतुराज ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं, सी। ओके, तो देखो समझते हैं सवाल का मीनिंग क्या था और सवाल को आप कैसे कर सकते थे। तो देखिए, प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित की पाठ्य पुस्तकों में किस सुझाव से बचना चाहिए? डी, बचने की बात हो रही है निकिता, बात बचने की हो रही है, बात पकड़ने की नहीं हो रही है। बचना है, हमें प्रिवेंशन करना है, प्रिवेंट करना है। भाई ये लीलावती, आप निहायती बदतमीज किस्म के प्राणी हैं। पता नहीं अब क्या क्या लिख रहे हैं, आप क्लास को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? टेक्निकल टीम से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज इनको जो है बाहर भेजा जाए, क्लास से इनको ब्लॉक किया जाए। टेक्निकल टीम प्लीज डू इट फास्ट, क्योंकि ये पढ़ने नहीं आया है बच्चा। ये लीलावती नाम रख दिया है, लेकिन ये तो बहुत ही गधावती बच्चा है, ठीक है, क्योंकि इनको पढ़ना नहीं है। टेक्निकल टीम, इनको ब्लॉक किया जाए, क्योंकि ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से पढ़ते समझते हैं, इन्हें फालतू बातों से ज्यादा मतलब है।
ओके, टेक्निकल टीम प्लीज डू इट फास्ट एंड कंफर्म। ओके, बढ़ते हैं आगे। सवाल की हम बात कर रहे हैं कि किस सुझाव से बचना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे सामान्यतः बच्चे बोलते और समझते हैं। सही बात है। हमारा एनसीएफ कहता है कि बालक को उसी भाषा में पढ़वाया जाए जिस भाषा में उसकी मदर टंग हो। कैसे कैलाश, हेलो? तो आप उसको उसी भाषा में समझाएं जिस भाषा में उसकी मदर टंग हो, ठीक है ना? मदर टंग में ही उसको बताया जाए। बहुत अधिक चित्रों से, बिल्कुल सही बात है, आप अधिक चित्रों से बचना चाहिए क्योंकि उसके अंदर आपको अमूर्त ज्ञान को विकसित करना है, ठीक है ना? अभ्यास प्रश्न के लिए पर्याप्त स्थान देना चाहिए, यानी उसको आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल में जो बुक्स होती हैं उसमें वहीं पर आपका सवाल और वहीं पर आपको स्थान मिलता है। ओके, बात समझते हैं। भाषा और चित्र लिंग को समान, अब यहां पर क्या है, भाषा और चित्र और लिंग को अगर हम बात करते हैं, भाषा को, चित्र को, जो भी आप भाषा लिख रहे हैं, जो भी आप चित्र दे रहे हैं, वो जेंडर को ध्यान में रखते हुए देना चाहिए। यानी बॉयज की बुक्स में अलग चित्र, गर्ल्स की बुक्स में अलग चित्र होने चाहिए, है ना? ऐसा होता है ना? तो ऐसा होता है क्या बुक में? एनसीएफ तो कहता है समावेशी शिक्षा लाओ, और आप कह रहे हैं अलग अलग किताबें लाओ, आप कह रहे हैं अलग अलग जेंडर बेस पर बुक्स लो, तो ये तो गलत है ना? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका गलत जवाब था। राहुल प्रजापति कह रहे हैं निकिता आई लव यू। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढा है राहुल जी आपने। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी भावनाओं को प्रकट किया, और एक बार प्रकट हो गया है तो आप उसको थोड़ा सा बंद कर सकते हैं। आपने अपने भाव प्रकट कर दिए ना, है ना? तो आप जो है थोड़ा सा, अब ये जो प्यार मोहब्बत की बातें ही एक बार बाद में करिएगा, प्यार मोहब्बत से पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है राहुल? आपने अपनी बात रख दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पता नहीं आज कक्षा में, क्लास में ये कहां से सारा कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया क्या आज क्लास में? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग कितना है? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 32 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग कितना है? अरे राहुल, तुम गधे हो क्या? अभी आपको समझाया, समझ में नहीं आता? ये प्लेटफॉर्म है आपकी इस बात को इजहार करने का। आप पर्सनल नंबर लीजिए, पर्सनल नंबर लेकर इनसे बात करिए जो करना है। ये क्या, आप पता नहीं किस श्रेणी के बालक है, मैं समझ नहीं पाता हूं। आप सभी लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। थोड़ा सा आप शांत रहें और चीजों को समझें। क्लास को क्यों बिगाड़ रहे हैं? आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बहुत सारे तरीके वहां जाकर करिए, है ना? फिर आप एम्फेसाइज कर रहे हैं बार बार चीजों को लेकर के। आपका नाम बहुत खूबसूरत है राहुल, उसका थोड़ा सा गरिमा बनाए रखें आपके नाम की। चलो 32 की बात करते हैं। समझो बात को, आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं। हो सकता है आपकी भावनाएं अच्छी हो सकता है निकिता को पसंद ना हो आपकी भावनाएं, तो आप अलग तरीके से बात कर सकते हैं, है ना? चलिए, 32 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग है, क्या होगा? कोई बात नहीं है, आप अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे की तरह पढ़ने की कोशिश करें। अब देखो, यहां पर 3 तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तरीका नंबर 1, 32 के सभी धनात्मक गुणनखंड, एक तो ये पूछेगा 32 के सभी धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। नंबर 2 पर ये बात करेगा आपसे, नंबर 2 पर क्या बात करेगा? नंबर 2 पर बात करेगा कि आप इसके अभाज्य गुणनखंड बताओ कितने हैं। नंबर 3 पर क्या बात करेगा? नंबर 3 पर बात करेगा क्या, कि आप इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। इसके गुणनखंड कितने हैं उनकी संख्या बताओ। तो मैं तीनों सवालों को एक बार में ही आपको एक्सेस करके दे देता हूं, समझना कैसे करते हैं। 32 यहां पर लिखा हुआ है। 32 की अगर हम बात करते हैं तो 32 को हम ऐसे ब्रेक करते हैं, 1 से कट जाएगा ना। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है, पॉजिटिव फैक्टर्स का मतलब होता है 1 से लेकर के 32 तक जितनी संख्याओं से कटेगा सभी को, ठीक है ना? ओके, शुक्रिया प्रीति, थैंक यू। 1 गुणा 32, 2 फैक्टर तो ये हो गए, दूसरे होंगे 2 गुणा 16, फिर आएंगे 3 से तो कटता नहीं, 4 गुणा 8, इसके अलावा किसी और से कटेगा? आप देख सकते हैं भाई, 1 गुणा 32, 2 गुणा 16,
4 गुना 8, इसके अलावा और किसी से ये शायद ना कटे, है ना। अब देखते हैं, हमें भी बताते हैं। इसके अलावा आपको लगता है 5 से कटता नहीं, 6 से नहीं कटता, 7 से नहीं कटता, 8 से कट जाता है, इसीलिए तो करते हैं, इधर से फ्रंट से चले, इधर से बैक से चले। तो सवाल अगर पूछा जाए इसके धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कितनी है, दैट इज 6। ओके, अब इनको जोड़ने की बात करते हैं। 32 और 8 40 और 20 60 और 3 63। देखो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 इज इक्वल टू 63। दैट इज राइट ऑप्शन इज ए। बात समझ में आ गई? आसान सवाल था और आपने इसको आसानी से समझ भी लिया होगा। अब यहां पर एक सवाल बना कि इसके टोटल धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। अभी आपने प्रीवियस सीटेट में देखा होगा, वहां लिखा था मैं 2 शब्द अंकों की संख्या हूं और मेरे 9 गुणनखंड हैं, तो मैं संख्या कौन सी हूं। इस तरह के सवाल पूछे गए थे ना, तो उन सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। इज इट ओके? तो यहां पर टोटल कितने गुणनखंड हैं इसके? 6। अगर वो पूछता है इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, टोटल पूछे कि इसके प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे कि आप हमेशा करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो सिर्फ इसका एक ही प्राइम फैक्टर, दैट इज 2। समझ में आया? सारे सवाल समझ में आ गए जो मैंने बोला? बहुत बढ़िया। तो आपको सारा चीज समझ में आया कि इसके प्राइम फैक्टर कितने हैं, आपको टोटल फैक्टर कितने हैं और इसका सम कितना है। बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आसान सवाल ले रहा हूं आपके सामने, देखूंगा जवाब मिले मुझे। 7.2 किलो में कितने लीटर होते हैं? हाउ मेनी लीटर्स आर देयर इन 7.2 KL? राधे राधे, कैसे हैं राहुल जी, स्वागत है आपका। 7.2 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं? ये किलो मीन्स किलो लीटर लिखा है। 7.2 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं? बहुत सिंपल सवाल है। क्या बात है सोनिका, बहुत बढ़िया से 100% सी। राहुल जी क्या बात है, बहुत तेजी से आए हैं और अभी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं जो बहुत तेजी से आंसर देने पर फोकस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा 7.2 किलो में कितने लीटर होते हैं, ये आपको बताना। आपने देखा ABCD में से क्या मिलेगा आपका जवाब। तो आप सभी जानते हैं कि 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं, है ना। तो आपने 7.2 में 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिला 7200, इतने लीटर होते हैं। कितना आसान सवाल था, एक बार में समझ में आ गया आपको। बहुत बढ़िया संदीप जी, बहुत बढ़िया। मोहन साहू वेरी गुड। SS यादव, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने जवाब दिए हैं, दैट्स वेरी नाइस। बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल की बात करते हैं और देखता हूं नया सवाल क्या है आपके स्क्रीन पर। ये रहा, 2 3 5 7 11 13 में अगली संख्या ज्ञात करो। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, चाहूंगा आपका जवाब क्या मिलेगा। 2 3 5 7 11 13, नेक्स्ट संख्या क्या है? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ये संख्या आपके सामने लिखी हुई है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। 17 एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया यादव जी, बहुत बढ़िया, खूब से देखो। 2 3 5 7 11 13 में अगली संख्या कौन सी होगी? हेलो धापू, कैसे हैं आप? तो चलिए अभी आए हैं, लेट हो गए आज, देखते हैं समझिएगा। 2 3 5 7 11 13, तो खुद देख लो ये सब क्या है। पहली बात तो ये प्राइम नंबर है, सारे सारे प्राइम नंबर लिखाए हुए हैं, तो नेक्स्ट 17 आएगा। आप इसको और तरीके से भी समझ सकते थे। 2 + 1 3 + 2 5, है ना, +2 7 +4 11 +2 13 +4 17। लेकिन अगर आप ऐसे लगाएंगे तो यहां से एक गायब हो गया, जो कि गलत जवाब देगा ना। अगर आप इस तरह से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये एक आपको रॉन्ग देगा। ऐसा तो हो सकता है कि पहले 2 2 जुड़े, फिर 4 जुड़े, फिर 2 2 बार 2 जुड़े, तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो सिंपल इस तरह से दिमाग नहीं लगाना। सिंपल देखो, पहले ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। एक अभाज्य संख्याओं का क्रम चला हुआ है, वही हमने रख दिया है ना। बहुत बढ़िया। तो जवाब मिला 17, खूबसूरत जवाब आपका। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 50 रिम में से 250 दस्तों को घटाने पर क्या बचेगा?
ये सवाल तो बहुत बढ़िया लग गया आपको। आप सोच रहे होंगे इस सवाल में क्या किया जाए। 50 रिम में से 250 दस्ते घटाने पर क्या बचेगा। 700 दस्ते, 250 दस्ते, 750 दस्ते, 200 दस्ता। अब ये दस्ता क्या है ना, ये दस्ता क्या है, इसको बोलते हैं स्क्वाड। स्क्वाड सुना है, रिम्स और स्क्वाड। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं। आप फोटोकॉपी वाले के यहाँ जाते हैं, फोटोकॉपी का पेज देखोगे आपने, A4 साइज का पेज होता है ना, जिस पर आप फोटोकॉपी लेते हैं या प्रिंट लेते हैं। सपोज आपको वो पूरा पैकेट खरीदना हो तो आप क्या बोलेंगे, भैया A4 साइज का एक बंडल दे दो, या आप ऐसे बोलोगे, या एक भैया पैकेट दे दो, ऐसे बोलोगे, या ये बोलते हो भैया A4 साइज का रिम देना, एक रिम बोलते हो ना, रिम बोलते हो ना उसको, तो उसको रिम बोला जाता है ना, रिम। और दस्ता क्या होता है, दस्ता का भी सुन लो, स्क्वायर। जब आप अपने असाइनमेंट्स बनाते हो, असाइनमेंट देखा है आपने, जब अपने असाइनमेंट को बनाते हो तो असाइनमेंट बनाते समय आपको वन साइड पेपर की ज़रूरत पड़ती है, और आप शॉप पर जाते हो स्टेशनरी पर और आप बोलते हो भैया हमें असाइनमेंट पेज का एक पैकेट दे दो, जबकि वो पैकेट नहीं होता, वो स्क्वाड होता है, यानी दस्ता होता है। और उसमें कितने पेज होते हैं, 24 शीट होती हैं, 24 शीट होती हैं, एक में 24 शीट होती है ना। तो यानी एक में कितना होता है, एक दस्ते में 2 दर्जन पेपर होते हैं, 2 दर्जन यानी 24 शीट। और एक दस्ते में जितने होते हैं ना, एक रिम में 20 दस्ते होते हैं, यानी एक रिम में टोटल कितने शीट आती हैं, 20 गुणा 24 यानी 480 शीट। याद रखना, जो रिम आपको 500 पेज का मिलता है ना, वो 500 पेज का नहीं होता है, वो रिम 480 पेजेस का होता है, क्योंकि उसमें रिम में काउंटिंग होती है और रिम को स्क्वाड में तोला जाता है। अब बात समझ में आ रही है। एक दस्ता बराबर 2 दर्जन, एक दर्जन में 12 शीट, 2 दर्जन एक दस्ता, और 20 दस्ता एक रिम के बराबर होता। अब कैसे भी आप कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे क्या बोला कि भाई एक रिम बराबर 20 दस्ते, तो भाई 50 रिम में कितने दस्ते, 50 गुणा 20 बराबर 1000 दस्ता। अब 1000 दस्ते में से 250 दस्ते आपने घटा दिए, तो 750 दस्ते। इज इट क्लियर। सी इज द, बहुत बढ़िया आंसर दिया था सबसे पहले यादव राहुल ने, बहुत बढ़िया से उत्तर दिया था, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं और देखते हैं एक और नया सवाल आपके स्क्रीन पर क्या आता है। वन मोर क्वेश्चन गाइस फॉर यू, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दीजिएगा इसका जवाब, ये रहा। 19 डेका लीटर और 7 मिलीलीटर गुणा 7 का मान क्या होगा। तो देखते हैं, 19 डेका लीटर और गुणा 7 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मान होगा। तो देखते हैं आपका जवाब कितना मिलता है। 19 डेका लीटर प्लस इंटू 7 मिलीलीटर गुणा 7 का मान कितना होगा। तो 13 का सी, 19 डेका लीटर और 49 मिलीलीटर। ओ ओ ओ, ये सारे में गुणा है ना। अब देखते रहना आप, यहां पर ये एक साथ लिखा है सवाल, कभी आप सोच रहे हो ये एक ही टर्म है पूरी, दोबारा से सोच लो, ये एक ही टर्म है, 19 डेका लीटर और 7 मिलीलीटर, ये एक ही टर्म है। ए ओ ओ ओ, क्या बात है, कैसे काम करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। चलिए, हालांकि यहां 2 ऑप्शन एक जैसे दिख रहे होंगे लेकिन है नहीं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया अनुराधा, बहुत बढ़िया धापू, बहुत बढ़िया। ओके, लीलावती देवी, आप शांति में पढ़ें, आपकी कमेंट आप जितनी बार बोलेंगे, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, इसलिए अब हम आपसे, हमें डिस्टर्ब ना करें और बच्चों को भी डिस्टर्ब ना करें। आप प्लीज़ कोशिश करें कंसंट्रेट करने की। ओके, तो राइट क्या होगा, देखो 19 और 7 में जब आप 7 की गुणा करोगे तो 19 सत्ते 133 होता है ना, और 7 सत्ते 49 होता है, तो 133 डेका लीटर और 49 मिलीलीटर। अगर वो संख्या आपके सामने दी जाए ऐसी तो लिखोगे 19.7। भाई वैसे 7 तो नहीं लिखोगे ऐसे, क्योंकि 19.7 नहीं होता, क्योंकि एक डेका लीटर में
कितने मिलीलीटर होते हैं, किसी को पता है? एक डेकालीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? किसी को पता हो तो बताओ, नहीं तो मैं बता देता हूँ, जल्दी से समझना, मैंने एक दिन और भी समझाया था, फिर बता देता हूँ कि एक डेकालीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। समझना, ये होता है ऐसे चार्ट, ये होता है मीटर, ये होता है मिलीमीटर, मिलीलीटर, और ये होता है किलोलीटर। ठीक है, इसके वजह दो दो स्पेस होते हैं ऐसे। इसको बोलते हैं डेसीलीटर, इसको बोलते हैं सेंटीलीटर, इसको बोलते हैं डेकालीटर, इसको बोलते हैं हेक्टालीटर। ठीक है, तो देख लो, ये हर में 10-10 का डिफरेंस होता है ऐसे, हर किसी में 10-10 का डिफरेंस होता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, 10,000। यानी एक डेकालीटर में 10,000 मिलीलीटर होते हैं। याद रहेगा? बहुत बढ़िया, आपको तो समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो इसका मल्टीपल क्या? 19 में 7 की गुणा, 7 में 7 की गुणा, तो 133 डेकालीटर, 7 इंटू 7 49 मिलीलीटर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। के एच डी एम डी एम डी सी एम, बहुत बढ़िया राहुल जी, के एच डी एम डी सी एम, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल हर बार एग्जामिनेशन में आ रहा है और दोनों सुपर टेट एग्जाम में पूछा गया है। दोनों सुपर टेट एग्जाम में ये सवाल पूछा कि बफरिंग नहीं है, इट्स ओके, इट्स ओके, हर बार ये सवाल आपसे पूछा गया है। ओके, एक नियमित बहुभुज की प्रत्येक भुजा 108 डिग्री है, तो इसकी कितनी भुजाएं हैं, ये आपको सवाल दिया गया है। और मैं देख पा रहा हूं यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। एक बार रिफ्रेश करें आप लोग, यहाँ से कोई समस्या नहीं आ रही, मेरी तरफ से तो कोई समस्या नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई समस्या यहाँ पर नहीं है, एकदम ओके चल रहा है। और मैं यहाँ पर इसको आपको देख पा रहा हूँ, एकदम ओके है, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। चलिए बढ़ते हैं आगे। सवाल आपके सामने था कि यदि एक नियमित बहुभुज, नहीं बुरी नजर नहीं लगी, सही चल रहा है, एक नियमित बहुभुज की प्रत्येक भुजा 108 डिग्री की है, तो इसकी कितनी भुजाएं हैं? देखो एकदम सही चल रहा है मेरे यहाँ पर, तो एकदम ओके चल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा तो आई विल शो यू। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एकदम ओके चल रहा है। देखिए एकदम सही आप देख पा रहे होंगे शायद कैमरे में, एकदम एकदम स्मूथ चल रहा है। तो एक बार रिफ्रेश करेंगे सभी लोग, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एकदम ओके चल रहा है। एक बार रिफ्रेश मारेंगे तो एकदम सही दिखेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपने क्या देखा? आपने पाया आपका सवाल का जवाब। ओ ओ ओ, ये तो हमारा मोबाइल दिखा के तो आपका काम ही खराब हो गया भाई। ओके ठीक है, हाँ क्लियर है। हो सकता कुछ हो गया हो बीच में, ऐसा हो सकता है आपके साथ कुछ हो, लेकिन अभी ठीक है। ओके, तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं सवाल की तरफ और देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। आपके सामने सवाल लगा हो, आपने इस सवाल को कई बार किया भी होगा, मेरे हिसाब से जरूर किया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से करने की कोशिश करें, क्योंकि सवाल बहुत ही खूबसूरत है और आपको उसका जवाब आना चाहिए तेजी के साथ। ओके, तो यहां पर सवाल क्या हो रहा है, जवाब क्या हो रहा है, लेट्स सी। देखो, एक नियमित बहुभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा जो है का कोण जो है वो 108 डिग्री का है। नियमित रेगुलर है, पॉलीगन है, उसका एक जो कोण है वो 108 डिग्री का है। इसकी भुजाएं कितनी हैं? तो शायद आपको पता हो, मैंने बताया भी था, किसी भी समबाहुभुज को बोले हम समबाहुभुज, किसी भी हम पॉलीगन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। अगर रेगुलर पॉलीगन की मैं बात करता हूं, तो रेगुलर पॉलीगन में अगर आप किसी भी एक कोण की बात करते हैं, तो पहले रेगुलर पॉलीगन के जो एंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? वो होता है n-2 इंटू 180। यही तो होता है, ठीक है ना। ईच साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज वन साइड, नहीं ईच एंगल लिख दो उसको। ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन 180 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स इट हैव? ओके रवि, प्रिया, रानी, अभी ठीक है। इट्स एंगल 108 डिग्री एंगल, भुजा नहीं होगी। अब देखो, तो ये आप सब जानते हैं कि किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम ये होता है। अगर मैं सारे ही कोण बराबर हैं, सारी भुजाएं बराबर हैं, अगर मैं इस पूरे अंतः कोण जो आपने निकाले हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाला है, अगर इसमें भुजाओं की संख्या का मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे एक कोण की माप प्राप्त हो जाएगी। और ये कोण कितने का बनेगा? ये कोण कितने का बनेगा? दैट वुड बी 108 डिग्री, है ना। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। 13 का आंसर, 13 का आंसर था ऑप्शन नंबर डी। स्वाति, इट्स डी।
तो देखिए भाई n-2, इसका मतलब क्या हुआ, n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू 108 इंटू एन। अब क्या हुआ, 180n माइनस का 360 बराबर 108n। इसको इधर ले आए, 180n माइनस का 108n इज इक्वल टू 360, क्योंकि प्लस हो गया जा करके। कितना बचा, आपने कहा 72। भाई अगर यहाँ भाग करेंगे तो 72n बराबर 360 और n बराबर कितना हो जाएगा 360 अपॉन 72, 5। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 5। तो यानी वो पॉलीगन कैसा हुआ, दैट इज पंचभुज, यानी पेंटागन, इट इज पेंटागन। अच्छा एक जैसे दिखता है अच्छा क्या बात है, ओके ओके, बात समझ में आ गई। 5 इज द राइट आंसर। तो ऐसे सवाल करते समय आप ध्यान रखिए, एग्जामिनेशन में इस तरह के सवाल आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, तो बी रेडी, बी प्रिपेयर फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, वेरी नाइस। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आंकड़ों के निरूपण और उनकी व्याख्या की निम्न में से कौन सी विधि उचित नहीं है। ए, परियोजना, अखबार की रिपोर्ट, सर्वे या चर्चा। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड देयर इंटरप्रिटेशन इज नॉट द मेथड अप्रोप्रिएट मेथड, दैट इज प्रोजेक्ट, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, सर्वे या डिस्कशन। इनमें से कौन सा है जिसको आप सही मानना चाहेंगे। सर आपको अच्छा लग रहा है कि नेमीचंद, देखिए अच्छा तो किसी टीचर को नहीं लगता कि 25 लोग ही क्लास ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने लोग होंगे धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक टीचर का जो फर्ज होता है नेमीचंद जी, उसको चाहे 2 बच्चे मिलें, चाहे 5 बच्चे मिलें, चाहे 10 बच्चे मिलें, उसको उसी तरीके से पढ़ाना चाहिए। मैं इस बात में विश्वास करता हूँ, अगर आप 10 भी आएंगे, 5 भी आएंगे, तो भी मैं आपको उसी जोश और उसी होश और उसी जज्बात और उसी तरीके से पास करने की मेथड से पढ़ाऊंगा। ये डेवलप करता है थिंकिंग पर, बच्चा किसकी क्लास में कब जाता है ना। चलिए तो देखते सवाल क्या है, आंकड़ों का निरूपण और व्याख्या किस की विधि उचित नहीं है। देखो, परियोजना को प्रोजेक्ट बोलते हैं, प्रोजेक्ट पे बच्चा काम करता है और वह उसके आंकड़ों का निरूपण करता है, प्रोजेक्ट से बच्चा चीजों को ढूंढता है, एक्सेस करता है। अखबार की रिपोर्ट में आपको सारा डेटा मिलता है, जिसको सेकेंडरी डेटा कहते हैं, वहां से आप डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। सर्वे में बच्चा खुद जाता है और रिपोर्ट इकट्ठा करता है। लेकिन चर्चा, डिबेट, डिस्कशन, अगर मुझे डिस्कशन की बात करें तो डिस्कशन के आधार पर, हाँ निरूपण बिल्कुल उनको प्रेजेंट करना है, और चर्चा हमेशा मौखिक रूप से की जाती है, तो मौखिक रूप से की गई बातों का आप निरूपण नहीं कर सकते, है ना। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ये सही जवाब नहीं होगा। गुड आफ्टरनून महिमा, कैसी हैं आप। आगे बढ़ते हैं, एक और श्रुति, एकदम आपने सही पकड़ा, एकदम सवाल। 3-4 अंकों की संख्याओं को हासिल और पुनः एकत्र सहित जोड़ने और घटाने की कक्षा 3 के विद्यार्थियों की क्षमता का मापन करने के लिए सबसे अच्छा निर्देश कौन सा होगा। समझिएगा, 3-4 अंकों की संख्याओं को हासिल, 3-4 अंकों की संख्या है, उनमें आपको कैरी लगवाना है, हासिल लगवाना है, और उनको दोबारा से इकट्ठा करके जोड़ना है और घटाना भी है। कक्षा 3 के बालकों की क्षमता को मापने के लिए सबसे अच्छे निर्देश कौन से हैं। हाँ मैं बेहतर हूं पहले से काफी। प्रिया जी इंग्लिश में नहीं है यहां पर, प्रिया इंग्लिश में पढ़ देता हूं। क्वेश्चन है, देयर आर numbers of 3 and 4 digits and you just want to add and subtract these numbers in that class. Third, so which one is the best, which one of the following is the best direction to the students. A, विद्यार्थी 2 संख्याओं को सही तरह से जोड़ सकते हैं, स्टूडेंट्स कैन ऐड 2 नंबर एग्जैक्टली, वे हासिल के साथ 2 संख्याओं को जोड़ सकते हैं, दे कैन ऐड 2 नंबर्स विद कैरी। ऑप्शन नंबर 3, पुनः एकत्र से 3-4 अंकों की संख्या को जोड़ सकते हैं, दे कैन यूज दैट। पुनः एकत्र का मतलब होता है रिकॉम्बाइन, रिकॉम्बिनेशन, तो वो रिक्लासिफाइंग, तो दे कैन रिक्लासिफाइड ऑल 3 and 4 डिजिट नंबर्स, और 3-4 अंकों की 2 संख्याओं को बिना किसी गलती के पुनः एकत्र के साथ। तो यहां पर है, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का ABCD में से।
Okay, here we go with the answer. And what will be your answer? Let's do it. Let's see what will be your right answer. सी ऑप्शन। नो 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 नो, देखो, इन सवालों को करते समय हमेशा आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, और वो बात कौन सी है उसको ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कोई क्वेश्चन आपको देता हूं करने के लिए कि भाई ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, अगर मैं कोई क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूं, उसका मीनिंग क्या है? मैं क्या बोलूंगा क्वेश्चन देते समय? भाई आप सभी लोगों को क्वेश्चन को सही से करना है, गलत नहीं करना है। आप समझे नहीं? ये डायरेक्शन टीचर दे रहा है। अगर मैं आपसे किसी इस क्वेश्चन को देता हूं कि एक जोड़ने का सवाल दिया, तो मैं क्या बोलूंगा? हमेशा मैं एक ही वर्ड बोलता हूं ना, कि भाई सही से करना, गलती ना करना। यानी टीचर तो हमेशा निर्देश यही देगा ना बच्चों को कि बिना गलती के जोड़ के कराओ बच्चों, है ना? तो बिना किसी गलती के, तो आप, मैं यही तो दूंगा सवाल आपको कि भाई सवाल ये रहा, जोड़ने का 425 में 422 में 315 को जोड़ना है, या 428 में 315 को जोड़ना। मैं क्या बोलूंगा? इस जोड़ के बताओ, और भाई गलती नहीं होनी चाहिए सवाल में। ये टीचर आकलन करता है, टीचर को देता है, तो ये निर्देश टीचर के द्वारा दिए जाते हैं। बच्चा तो गलती करेगा, बच्चा तो गलती करेगा। दोबारा समझो धापू, मैंने आपको एक सवाल दिया 3 डिजिट का जोड़ने के लिए, तो मैं आपको क्या बोलूंगा? बच्चा एक से जोड़ सकता, सही बात है, लेकिन ये बच्चे के बारे में बोल रहा है। आप निर्देश देने की बात कर रहे हैं, तो एक टीचर के द्वारा निर्देश दिया जाता है बच्चों को। आप कैसे डायरेक्शन देंगे बच्चों को? यही तो बोलेंगे कि भाई ये जोड़ने का सवाल है, इसको बिना किसी गलती के मुझे करके दिखाओ। यही तो बोलते हो हमेशा। या आप बोलते बच्चे सवाल कर दो, गलत हो जाएगा, देखा जाएगा, ये गलत कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसा निर्देश देंगे आप यही तो देंगे, प्रश्न को सही से करें और सही उत्तर लिखें। दैट इज डायरेक्शन गिवन बाय द टीचर टू द स्टूडेंट्स। मैं तो यही बोलूंगा कि भाई सारा सवाल सही करके देना, गलत ना करना। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 नहीं 4 सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। अभी समझ में आया था आपको कि 3 या 4 अंकों की 2 संख्याओं को बिना किसी गलती के जोड़कर उन्हें पुनः एकत्र कर सकता है। आपको क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, सवाल का जवाब आपने दिया है। और अभी आगे बढ़ेंगे एक और सवाल के लिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। यदि वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा है तथा त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो अन्य त्रिभुज की माप बताओ। सर प्लीज, मैं जी के नेमीचंद, एक्चुअली वो पहले से डिफाइन है। नेमीचंद जी, वो पहले से डिफाइन है, वो पहले से डिफाइन है कि मैं आपको जो कल पढ़ाने वाला हूं, मैथमेटिक्स से पढ़ाने वाला हूं, वो ऑलरेडी है। क्योंकि जीके के टीचर दूसरे हैं, साइंस के टीचर दूसरे हैं। साइंस गरिमा मैम पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि टीचर पहले से डिवाइड हैं। फिर भी आपने कहा मैं एक्स्ट्रा आपके लिए ज़रूर बात करूंगा अपनी मैनेजमेंट टीम से कि मेरे लेक्चर आपके लिए लगाए जाएं। ओके, मैं बिल्कुल, आपने मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए, तो मैं आपके जो सवाल है उसको जरूर आगे रखूंगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, चलो अभी देख लेते हैं। सेंटीमीटर की त्रिज्या, ये एक वृत्त है जिसकी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना? तो भाई इसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर, है ना? 20 हो गया ना? उसने कहा यदि इस वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा है तो त्रिभुज का परिमाप 48। अब देखो यहां पर एक भुजा ये हो जाएगी, ऐसे ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज समकोण ऐसे तो होता है। अब देखना, जब उसने बोला कि इसका एक भुजा 20 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 48 है, अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? ये रेडियस हो गई यहां से यहां तक की। तो परिमाप क्या होता है त्रिभुज का? तीनों भुजाओं का टोटल, यानी ए, बी और सी यहां पर लिखा हुआ है। तो आपने क्या जोड़ा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 48। आप कह सकते हैं ए प्लस बी, सी का वैल्यू 20 पता है, तो 48 माइनस का 20, तो आपको ए प्लस बी का वैल्यू कितना मिला? 28। एक तो इक्वेशन ये हो गई। और आप तो ये भी जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर, ऐसे तो सुना है आपने। तो अब आपके सामने क्या, आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, तो क्या मिला आपको? आपको मिला ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, ऐसे लिखोगे, है ना? ऐसे तो करोगे तो आप 2 इक्वेशन यहां पर निकाल सकते हैं। अब यहां पर बात हो रही है 2 चीजों की कि a प्लस बी 28। अब यहां पर समझ लें कहानी कहां है। तो आप आगे मत बढ़ना, आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
क्योंकि आपको पता लगा है कि ए और बी दोनों का टोटल 28 है। तो देखो 13 15 28, 14 14 28, 12 16 28, 10 18 28, ये तो सारे 28 दे रहे हैं। लेकिन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू 400 होना चाहिए, तो सिर्फ यही बनेगा 12 12 9 44 16 16 256, दोनों को जोड़ोगे तो 400 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। वाह हाँ बिल्कुल सही कहा आपने राहुल जी, बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि ए माइनस बी का वैल्यू निकाल लो, ए प्लस बी का वैल्यू यहां से पता ही है आपको। अब यहां से आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए प्लस बी का वैल्यू 28 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू 20 स्क्वायर है, तो आप 2ab का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। इट्स टेक टू मच टाइम, ये बहुत सारा टाइम लेगा, तो हमें टाइम नहीं गंवाना है। हमें क्या करना है, हमें छोटा सा काम करना है जो कि हमने कर दिया, क्योंकि सारी 28 हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन दोनों का स्क्वायर 400 होना चाहिए, जो मैंने कर दिया। तो राइट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।